किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हो कि ये मुगल आर्किटेक्चर नहीं है, इंडियन आर्किटेक्चर है? क्योंकि जैसे ही कोई ताजमहल देखता है बोलता है कि गोल गुंबद है, 3 गुंबद है, इस तरह की सारी मॉस्क ऐसी हैं, तो फिर ये तो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आप क्या बातें कर रहे हो कि मैंने एक किताब पढ़ी थी इंडियन आर्किटेक्चर ऑन, मतलब जो ईबी हैवल है, बहुत बड़े आर्किटेक्ट है वो। तो उन्होंने साफ साफ उस किताब में लिखा हुआ है कि ताजमहल इज नॉट बिलोंग टू इस्लाम, इट बिलोंग टू। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे चुके हैं कि ये सब बकवास बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। क्या तुम है ना लेके आ जाते हो, हर बार पिटीशन फाइल होते हैं इसके ऊपर हर बार। Shahjahan is not a national icon. I'm very sure. At least I don't believe that. Is the Taj a national icon? Who? Is the Taj Mahal a national icon? Taj Mahal is a national icon, and I still believe it was not built by him. ताजमहल के बारे में जब मुझे पता चला कि इस पे बहुत सारे लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तरह तरह की इस पे पिटीशन फाइल हो रही है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, पीआईएल को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दे रहे हैं वो, तो मुझे लगा कि आई थिंक इसमें कुछ तो राज है। जो लोग पिटीशन कर रहे हैं वो ऐसे ही बेबुनियाद बातों के कारण तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं। जितने भी मुगल आर्किटेक्चर के मॉन्यूमेंट्स हैं, सब पे सवाल उठेगा, सब पे सवाल खड़ा होगा। अगर आजादी के लिए भगत सिंह सवाल नहीं उठाते तो आज शायद हम आजाद नहीं होते, वो अपनी कुर्बानी ना देते। तो ऐसे भी लोग हैं और कुछ गांधी जी जैसे भी लोग हैं। बोलते हैं कि वो पर्शियन आर्किटेक्ट था और वर्कर्स इंडियन थे, बट पर्शियन आर्किटेक्ट था। बट हाउ पर्शियन, वहां तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं है ऐसा। आप कोई भी मुझे एग्जांपल बताइए समरकंद का कि इंडिया में आने से 200 साल पहले हुमायूं टूम बना है। हुमायूं टूम बिल्कुल ताजमहल जैसा है। अकबर को हम द ग्रेट मानते हैं, बट वो द ग्रेट नहीं था। 25 साल की उम्र में उसने 30,000 लोगों को मतलब मैसेकर किया था उसने, 30,000 लोगों का। तो किंग अशोका ने भी किया था, उस वक्त राजा करते थे। तो मेन फिर मुद्दे की बात पे आते हैं, फिर ये क्या शिव मंदिर था? So, welcome Tushar to the Viral Veer show. Tushar, Thank you so much. Director of the upcoming movie The Taj Story. बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी है, न्यूज में यूट्यूब पे पूरा धमाल मचा हुआ है, मिलियंस ऑफ ट्रेलर के व्यूज जा चुके हैं, परेश रावल जी एक्टर का एक्ट कर रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट मूवी। हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, दैट इज द एक्सेप्टेड ओपिनियन वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर यही मानती है कि एक लव स्टोरी है, ताजमहल ने मुमताज महल के लिए बनाया था, शाहजहां ने ताजमहल मुमताज के लिए बनाया था। इट्स अ लव मॉन्यूमेंट। तो कैसे आपको ये हिट किया कि इस पे मूवी बननी चाहिए? एंड इट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे चुके हैं कि ये सब बकवास बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। क्या तुम है ना लेके आ जाते हो, हर बार पिटीशन फाइल होते हैं इसके ऊपर हर बार। तो क्यों आप है ना इसमें अपना होता है ना कि बाय दिस कंट्रोवर्शियल टॉपिक सो बेसिकली ये जो टॉपिक है, मतलब हमने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है। इतना कंट्रोवर्शियल है नहीं और इसको समझना भी उतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है। बिकॉज ताजमहल के बारे में जब मुझे पता चला कि इस पे बहुत सारे लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तरह तरह की इस पे पिटीशन फाइल हो रही है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, पीआईएल को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दे रहे हैं वो, तो मुझे लगा कि आई थिंक इसमें कुछ तो राज है। जो लोग पिटीशन कर रहे हैं वो ऐसे ही बेबुनियाद बातों के कारण तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि कोर्ट के अदालत के चक्कर काटे हुए बेफिजूल में। सो आई रिसर्च ऑन इट और मैंने कुछ मटेरियल जो परचेज किया है, स्टडी मटेरियल इसके बारे में कि इसका दूसरा पक्ष क्या है, इसका दूसरा नैरेटिव क्या है। सो आई हैव रेड मैनी बुक्स। अच्छा। क्योंकि तो मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्ट लगा कि मुझे इस पे फिल्म बननी चाहिए। देन आई थैंकफुली थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर सीए सुरेश झा, जिनका ये विजन भी था और वो इस तरह की फिल्म बनाने के लिए बहुत इच्छुक भी थे। तो मैं उनके पास गया एंड ही सपोर्टेड मी अ लॉट फॉर दिस फिल्म। एंड फिर फाइनली हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी और जब रिसर्च स्टार्ट करी, जब व्हेन वी डीप डाइव इनटू इट, सो वी फाउंड आउट कि ये टॉपिक बहुत डीप लेवल वाला है और इसकी मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं है कि बेबुनियादी बातें फालतू में लोग पिटीशन लेके जा रहे हैं। कुछ तो इसके मतलब तहखानों में बरात छुपा हुआ है जिसको छुपाया जा रहा है। या ओके क्योंकि YouTube बहुत सारे वीडियोस हैं और ये लाइक आई सेड कि ये ना मेन स्ट्रीम में नहीं है, ये अभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आता है ये जो मुद्दा है। तो सो बेसिकली ना मेन स्ट्रीम में इसलिए नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में इसलिए आता है क्योंकि इस तरह के टॉपिक ना अगर हम हिस्ट्री के साथ कुछ भी बात करते हैं, करने की कोशिश भी करें, जैसे आप देख लो कश्मीर फाइल के साथ होता है, बंगाल फाइल के साथ हुआ, इस तरह की फिल्मों को लोग ना प्रोपेगेंडा पहले बोल देते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये प्रोपेगेंडा है।
ठीक है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर एक नैरेटिव आप बहुत सालों से देखते आ रहे हो तो दूसरा नैरेटिव सुनने में आपको हर्ज क्या है? मतलब ये प्रोपेगेंडा कैसे हुआ? आप एक बार सुनिए, फैक्ट्स देखिए कि हम लोगों ने क्या फैक्ट्स दिए हैं फिल्म के अंदर, और भी जो लोग हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च किए उन लोगों ने क्या फैक्ट्स दिए हैं, उसको आप पढ़िए ना। आप पढ़ते नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बोलते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, प्रोपेगेंडा। तो वो इसलिए आ जाता है क्योंकि लोग है ना ताजमहल को एक एज अ प्राइड ऑफ इंडिया बनाते हैं कि ये, एंड मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्पेशली बिकॉज इट इज सिंबल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो उनके लिए एक प्राइड का मुद्दा जाता है कि ये ना दूसरा पक्ष सुनेंगे नहीं, हम तो हमें लगता है कि तुम हमें नीचा दिखाने के लिए ये सब लेके आ रहे हो। देखिए, अगर ये प्राइड ऑफ इंडिया है तो फिर तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों का ही है, प्राइड है ना इसमें। ये अगर हम इसको देखते हैं कि ये केवल इस्लामिक पक्ष का ही एक मुद्दा है, तो फिर यहाँ पर ही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है अपने आप में। हम भी मानते हैं कि इट्स अ सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज है, इंडिया का, इंडिया की शान है ताजमहल, है ना। और ये जैसा है जिसमें बनाया बहुत खूबसूरत बनाया, और बनाया तो अपने इंडियन लोगों ने ही है ना, इंडियन आर्किटेक्चर है ये, इट्स नॉट अ मुगल आर्किटेक्चर, है ना। सो जो प्राइड है वो हमारे उतना ही प्राइड है, बस इसकी कहानी जो है, एक कहानी का एक अलग ऑल्टरनेटिव है जो लोगों को बरसों से परोसा गया, उसकी कहानी हम बताना चाह रहे हैं कि ये कहानी है इसकी। हम ये नहीं बोल रहे कि आप ताजमहल तोड़वाओ जाके। और मुझे मेरे हिसाब से ये पहली मूवी है मेन स्ट्रीम जो कि रिलीज हो रही है थिएटर में ऑन दिस टॉपिक। यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस हैं, भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, बट इन द ऑन स्क्रीन ये पहली सिनेमा वाली मूवी आ रही है, राइट? सो कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट यार। हाँ तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ नहीं, यू आस्क दैट क्वेश्चन, देन हम इसी पे तो मैं ये बोल रहा था कि फिर सुरेश झा जी जो सीए सुरेश झा जी हैं, उनसे आप कैसे मिले, उनका क्या विजन था इस टॉपिक के बारे में? सो बेसिकली सी सुरेश झा जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, एंड ही इज अ मतलब वेरी मतलब ही इज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो उनके माइंड में ये था ताजमहल के, क्योंकि उन्होंने भी काफी कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी पहले। तो एक दिन उनका कॉल आता है मेरे पास कि तुषार, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ताजमहल, है ना, इसके बारे में सुना है क्या आपने? मैंने कहा कि हाँ सर, आई हैव हर्ड अबाउट इट, और मैं तो खुद भी ये बड़ा इच्छुक हूँ। तो हम दोनों की जो वाइब्रेशन है एकदम मैच कर गई वो, और वो शायद वो ऐसा होना था कि हम लोगों को टकराना था, तो इसलिए वो चीज हो गई, क्योंकि मैं भी इसमें टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, और वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि हाँ यार, ये टॉपिक पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो उन्होंने बोला यार तुम रिसर्च स्टार्ट करो तुषार, आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम बैकिंग यू। तो आई हैव डन, मैंने रिसर्च स्टार्ट करी, देन फिर ये रिसर्च होते होते इतनी कॉन्क्रीट रिसर्च तक पहुंचा, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, फाइनल स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखा गया, देन वी पिच इट टू परेश रावल सर जी। अच्छा। तो परेश रावल जी को जब ये स्क्रिप्ट गई तो 3 दिन बाद उनका कॉल आया कि आई रियली लाइक द रिसर्च मटेरियल, मुझे बहुत पसंद आया रिसर्च मटेरियल, सो हम मिलते हैं। और एक उनको प्रॉपर ब्रीफिंग हुई, नरेशन हुआ उनके साथ, उनको बहुत पसंद आया। देन उसके बावजूद भी 1-1.5 साल इस पे कम से कम स्क्रिप्ट पे काम चला और ज्यादा, क्योंकि वो भी सेटिस्फाई जब तक नहीं होते, जब तक उनको कॉन्क्रीट चीज नहीं मिलती है, बिकॉज ही इज नॉट लाइक, वैसे एक्टर नहीं है, ही इज अ वेरी बिग आइकन, मतलब आइकन है, वो तो इंडस्ट्री का आइकन है। या सो वही था। और कितना टाइम लगा आपको रिसर्च करने में? सो जब ये हमारा डिस्कशन हुआ था तो ऑलमोस्ट हमने इसकी रिसर्च 2 साल 3 साल पहले स्टार्ट कर दी थी रिसर्च करना। देन वी स्टार्टेड मूवी इन 2023। ओके, वो राइटिंग पार्ट, ओके, या सो 2023 में हमने स्टार्ट कर दी थी। सो अराउंड अभी 2.5 ईयर हो गया कंप्लीट होते होते, नाउ इट्स रिलीजिंग। तो परेश रावल जी के साथ कैसा लगा आपको काम करना? ही सच एन आइकॉनिक एक्टर। पहले उन्होंने ओएमजी करी है, विच इज लाइक, कुछ लोग बोलते हैं एंटी हिंदू मूवी है, एंटी रिलीजन मूवी है, बट एंटी हिंदू मूवी बोला जाता है उसको, ओएमजी को। तो अब ये परेश रावल जी इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पसंद आते हैं। नहीं, देखिए क्या है कि ओएमजी को एंटी हिंदू बोला जाता है, बट उसको प्रोपेगेंडा नहीं बोला जाता, बिकॉज डेफिनेटली वो एंटी हिंदू नहीं है। उन्होंने जो फिल्म बनाई है, फिल्म में उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आप बिना बात के किसी भी मतलब साधु संत में या किसी भी एक सुपरस्टिशियस फेथ पे बिलीव मत कीजिए। भगवान आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी है। आप मूर्तियों में बिलीव मत कीजिए। उनका वैसा एक सिंपल मैसेज था उस फिल्म में। वो अगेंस्ट हिंदुइज्म नहीं था कुछ भी, कि ऐसे अगेंस्ट हिंदुइज्म है। वो एक सवाल उठाया है, और हमारी संस्कृति में सवाल उठाने का हक है, भले दूसरी संस्कृति में नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति में भगवान से सवाल करने का हक दिया गया हमको। तो ये जो टॉपिक है ताजमहल के ऊपर, उनको आई थिंक हिस्ट्री सब्जेक्ट उन्होंने कभी किया नहीं था, हिस्ट्री बेस्ड फिल्म। सो इसलिए वो करना भी चाहते थे, तो इसलिए आई थिंक इनको ये फिल्म बहुत पसंद आई, और रिसर्च मटेरियल बहुत ज्यादा उनको पसंद आया, क्योंकि उन्होंने मुझे ही बोला कि तुषार, यू हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च, और बहुत ही अच्छी रिसर्च तुमने करी है, बट डेफिनेटली जितनी भी रिसर्च हो जाए, जितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट हो, बट परेश रावल जी ने जो
फिल्म में प्ले किया है, उनकी हम्म। एक्टिंग सब कुछ एकदम तराश देती है। हाँ ठीक है ना, वो मतलब आप बोलेंगे ना कोयले को हीरा बना देती है, तो शायद हमारी स्क्रिप्ट और रिसर्च कोयला ही थी, बट उन्होंने जो पिक किया उसको, वो हाँ हीरा बन गई आज। हाँ हाँ। तो ही इज आइकन डेफिनेटली। तो इसमें तो फिर ये जो मूवी है, मतलब ये लोग बोलते हैं कि यार ये तो तुम है ना क्या बार बार लेके आ जाते हो पिटिशन ये, तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या इसमें ऐसा है जो कुछ नया मिला आपको, जो पहले नहीं किसी को पता है, ऐसा कुछ है मूवी में? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी के अंदर, देखिए ऑब्वियसली सारा रिसर्च मटेरियल हमने स्टडी किया, कुछ भी ऐसी फिक्शन बात नहीं गई है फिल्म के अंदर, अच्छा। है ना। जो है ओपन फोरम में बहुत सारी चीजें हैं हमारी मूवी के अंदर, बट उसके बावजूद क्योंकि लोग बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं हमारे इंडिया में, हाँ और हिस्ट्री तो खासकर बहुत ज्यादा कम पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को हमेशा एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया गया है। तो हाँ उनको जो स्कूलों में पढ़ाया और जो उन्होंने बुक्स में पढ़ा, एक नैरेटिव के साथ वो चल रहे हैं आज तक। हाँ। दूसरा नैरेटिव पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या है, सिनेमा इज द मीडियम टू चेंज, मतलब एक परसेप्शन चेंज करता है सिनेमा। और बीइंग अ फिल्म मेकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम ऑडियंस को जो भी दिखा रहे हैं वो एक तथ्य के आधार पर दिखाएं, अगर हिस्ट्री वाली फिल्म है। बिकॉज हम ये, आई थिंक इट्स नॉट अ जोधा अकबर जो एक रोमांटिसाइज की गई फिल्म है, फिक्शन नहीं है। फिक्शन नहीं है। क्योंकि अकबर की भी अगर आप पर्सनल लाइफ देखें, अकबर को हम द ग्रेट मानते हैं, बट वो द ग्रेट नहीं था। 25 साल की उम्र में उसने 30,000 लोगों को, मतलब मैसेकर किया था उसने, 30,000 लोगों का, है ना, औरतों और बच्चों को मतलब कटवा डाला था। सो वो ग्रेट वाली जो हमने वो थ्योरी तो किंग अशोका ने भी किया था, उस वक्त राजा करते थे। उस वक्त राजा करते थे, डेफिनेटली करते थे, लेकिन किंग अशोका भी ने भी किया, 1 लाख लोगों को मारा डेफिनेटली। फिर बाद में वो बुद्ध के शरणागत हो गए। अकबर ने भी किया, वो भी आपकी बात एकदम एग्जैक्ट सही बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुगलों को हमारी इसमें लाइक अशोक के बारे में आपको पता है कि किया है, क्योंकि आपने वो पढ़ा है। मुगलों ने ये आपने 25 साल की उम्र में अकबर ने ये किया था मैसेकर, आई थिंक आपको ये नहीं पता होगा, बिकॉज हमको ये पढ़ाया नहीं गया है कि हम जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें थी उसमें जो मुगलों को सिर्फ ग्लोरीफाई किया जाता था, या जो बाहर से आए हमारे फॉरेन इन्वेडर्स उनको ग्लोरीफाई किया जाता था, उनके पीछे एक रीजनिंग दी जाती थी, उन्होंने इसलिए ऐसा किया। बट ये नहीं बताया जाएगा कि उन्होंने इतने मंदिर तोड़े या जेनोसाइड किया, ये सब नहीं बताया जाता। तो आप बोल रहे हो कि एक जो पक्ष है वो कभी सामने आया ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाट यू वांट टू प्रेजेंट। या दैट आई वांट टू प्रेजेंट दैट। और क्योंकि क्या है कि देखिए ताजमहल एक 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना। हाँ और दूसरी चीज ये है कि इसमें एक, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, इंडियन आर्किटेक्चर हाँ ऑन, मतलब जो ईबी हैवल है, बहुत बड़े आर्किटेक्ट है वो। तो उन्होंने साफ साफ उस किताब में लिखा हुआ है कि ताजमहल इज नॉट बिलोंग टू इस्लाम, इट अच्छा। बिलोंग टू इंडिया। पेज नंबर 21 पे वो लाइन कोट इंडियन आर्किटेक्चर की। सो कहने का मतलब यह है कि जब बाहर के लोग, ईबी हैवल जैसे लोग ये बात कोट करते हैं, जो आर्किटेक्चर के गुरु माने जाते हैं, मतलब, तो कहीं ना कहीं तो इसमें एक बात है। और तो दूसरी किस चीज, बेसिस पे आप ये बोल रहे हो कि ये मुगल आर्किटेक्चर नहीं है, इंडियन आर्किटेक्चर है? क्योंकि जैसे ही कोई ताजमहल देखता है बोलता है कि गोल गुंबद है, 3 गुंबद है, इस तरह की सारी मॉस्क ऐसी हैं, तो फिर ये तो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आप क्या बातें कर रहे हो कि ये यही 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 धारणा गलत है ना। बिकॉज देखिए ये लोग जहां से आए, वहां पर तो अपने देश में कोई ऐसा अजूबा नहीं बना सके। कहाँ बनाया इन्होंने कोई भी ऐसा अजूबा? आप देखिए जहां से आए ये लोग, समरकंद से, समरकंद में कोई ऐसा आर्किटेक्चर बनाया इन लोगों ने? गुम्बद, समरकंद में? मेहराब। समरकंद में? समरकंद से आए थे ये लोग, हाँ उज्बेकिस्तान, आज के टाइम में जो है उज्बेकिस्तान। हाँ। सो और बेसिकली इनको मुगल भी नहीं कहा जाता, दे आर टिमुरिड्स। तिमुरिड्स। मुगल भी हमको गलत पढ़ाया गया। हाँ, ये टुमिरिड के, मतलब ये तैमूर के वंशज हैं ये। हाँ एक अब्बास मल्दहियार करके, ही इज ऑथर, ग्रेट ऑथर, उन्होंने बुक लिखी है बाबर, हाँ इफ यू नो अबाउट इट। उन्होंने उस पूरी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो मुगल्स है, जिनको आज हम मुगल बोलते हैं, ये मुगल नहीं है, ये तैमूर के वंशज है। इनको टेमरिड बेसिकली डायनेस्टी के लोग हैं ये। वो मुगल सेम गाय डायनेस्टी तैमूर, सेम गाय जो सैफ अली खान ने अपने बेबी का नाम तैमूर रखा बेबी है। का नाम रखा। और बेसिकली ये मंगोल आए थे, क्योंकि आई थिंक जो इनके तैमूर के ये जो फादर थे वो तैमूर साइड थे, और जो मदर थी वो मंगोलियन थी। तो ओके मंगोल से आया वो वर्ड मुगल। तो ओके। कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन कहा था बीच में, मैं वो हो गया उसमें। नहीं, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है कि जैसे ही हाँ, कोई देखता है कि बोलता है कि ये तो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, टेम्पल ऐसे थोड़ी दिखते हैं। तो बेसिकली हाँ, मैं यहाँ बताता हूँ आपका पॉइंट, कि जो आप बता रहे हैं कि गुम्बद, मेहराब, ये देख के इस्लामिक आर्किटेक्चर है, यही धारणा गलत है। क्योंकि हमारे इंडिया में पहले भी ऐसे आर्किटेक्ट मौजूद थे
मैंने फिल्म में वो चीज भी दिखाई है। ये सवाल अच्छा। जो आपने अभी मुझसे पूछा है, ये फिल्म में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है। गलत धारणा है कि अगर गुम्बद है या आर्चिज है, मेहराब है, उसको देख के ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। नहीं, हमारे यहाँ पहले भी आप देखिए, अजंता एलोरा देखिए, है ना, और आप देखिए चित्रांगदी महल, विजयनगर मतलब स्टाइल में बना हुआ चित्रांगदी महल है। अजंता एलोरा का मैं नाम ले चुका हूँ। एक सच्चे माता देवी का टेम्पल है, 8th सेंचुरी में बना था, उसमें भी गुम्बद मेहराब आपको दिख जाएंगी बनी हुई। 8th सेंचुरी का वो टेम्पल है, सच्चिया माता का, राजस्थान में है वो टेम्पल। बट गुम्बद तो सेम स्टाइल में। सेम स्टाइल में, मतलब अभी ये लोग कहते हैं कि ताजमहल डबल डोम स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सब सिंगल डोम स्ट्रक्चर है। बट इट्स मतलब डोम का जो कल्चर है, गुम्बद का कल्चर, वो बुद्धिस्ट से लिया गया है। यही सेम बात इंडियन आर्किटेक्चर बुक में भी कोट की गई है कि अच्छा। इंस्पिरेशन जो ली गई है गुम्बदों की और मेहराब की, वो इंडिया से ही ली गई है। वो भी ईबी हैवल ने अपनी बुक में कोट किया है। तो आप एक तरह से एक नया पर्सपेक्टिव ले आ रहे हैं कि ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, ना कि इस्लामिक आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट देखिए, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डेफिनेटली मैं गुम्बद को यही बोलूंगा कि ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। और बुद्ध कहाँ के थे? इंडिया के ही थे ना, हाँ। है ना, इंडिया के थे। तो ये बुद्ध या हिंदू आर्किटेक्चर नहीं, इट्स इंडियन आर्किटेक्चर, बिकॉज ये कोई रिलीजन वाला आर्किटेक्चर नहीं है। तो ये इस्लामिक। हाँ, ऑन दैट नोट देयर वाज एन आईआईटी कानपुर का पेपर था जो मैंने पढ़ा था, एंड बिकॉज मैं भी है ना थोड़ा सा इस टॉपिक पे अंदर घुसा था, एंड आई आल्सो फाउंड आउट। तो आईआईटी कानपुर का एक 2009 में मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर थे, आर बाला सुब्रमण्यम। तो उन्होंने Okay. पेपर पब्लिश किया था और उसमें बोला था कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स, सी कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें एक बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। जैसे अभी हम बना रहे हैं मॉडर्न बिल्डिंग्स, तो उसमें फीट हम लेके चलते हैं कि फीट है, यहाँ पे फुट Definitely. जिसको बोलते हैं, विच केम फ्रॉम ब्रिटिश एसेंशियली। तो हाँ। उससे पहले जब ये ताजमहल कॉम्प्लेक्स था, तो उसमें जो बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, एंड विच यू कैन फाइंड आउट बाय लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, आप मतलब हाइट वेथ वगैरह देख के पता चलेगा कि आप ये बेसिक यूनिट है मेजरमेंट की जो यूज करी गई है कॉम्प्लेक्स को बनाने में। उसको अर्थशास्त्र का एक अंगुल करके एक यूनिट होती है, तो वो यूज करी गई है। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सो बेसिकली मैं बताता हूँ। देखिए, ये आपने जो बताया बहुत अच्छी एक जानकारी दी आपने कि अंगुल यूनिट को यूज की गई है। वो ऑब्वियस की गई होगी क्योंकि ये ताजमहल शाहजहां के टाइम से भी प्री एग्जिस्टेड है। ये पहले ही महल बना हुआ था, और ये इंडियन आर्किटेक्चर हिंदू कारीगरों द्वारा ही बनाया गया महल है। तो ऑब्वियस उन्होंने वो मेजरमेंट यूज की ही होगी इसमें। तो अगर मैं आपको हाँ, तो अगर ये शाहजहां से पहले प्री एग्जिस्टिंग था तो क्या था? यही तो मतलब लोग बोलते हैं कि तुम बावले हो रखे हो, ये ना शिव मंदिर था, तुम तो हर जगह काबा में शिव मंदिर ढूंढ लोगे, तुम यहाँ पे शिव मंदिर ढूंढ लोगे, हर जगह शिव मंदिर क्या था फिर शाहजहां से पहले? देखिए क्या है कि अब ये मंदिर था कि महल था, ये तो आप फिल्म के अंदर ही देखिए हमने क्या दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ये क्यों था और क्या था, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। कंबोडिया में एक मंदिर है, चंडी सेवा मंदिर। अच्छा। कंबोडिया में, ठीक है। उसका जो ग्राउंड प्लान है, उसका ग्राउंड प्लान ताजमहल के ग्राउंड प्लान से बिल्कुल आइडेंटिकल, एकदम मिलता जुलता ग्राउंड प्लान है, ठीक है, सेम। और वो टेम्पल है, मतलब इट्स अ टेम्पल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टेम्पल था, बिकॉज ये राजा मानसिंह पैलेस था जो राजा जयसिंह के अंडर गया, फिर शाहजहां ने राजा जयसिंह से लिया। लेकिन राजा मानसिंह से पहले भी ये रहा था, तो है ना। अब वो किसका था, क्या था? हाँ, तो फिर सवाल उठता है कि फिर शाहजहां का क्या कंट्रीब्यूशन था? शाहजहां का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही था क्योंकि अब देखिए, इज अ किंग ऑफ दैट टाइम, ठीक है। उसको एक इमारत पसंद आई, ठीक है, और वो भी जो भी उसके अंडर जो गवर्नर था उसका राजा जयसिंह, ठीक है। उसको ऑब्वियस है, देखो आप किंग हो, आप थोड़ा सा प्रेशराइज करोगे कि आप बोलोगे कि हाँ यार ये मुझे पसंद है, ये मुझे दे दो, मुझे मेरी बेगम को दफनाने के लिए चाहिए। और उस टाइम पे वहां राजा जयसिंह ऑब्वियसली वो उनका लिविंग स्पेस था एक। वो कोई ऐसा, आपने किसी भी मकबरे का नाम महल सुना है आज तक दुनिया में? किसी भी मकबरे को महल कहा जाता हो? ताजमहल को ही सिर्फ ताजमहल कहा जाता है, वरना दुनिया में कोई ऐसा मकबरा नहीं है जिसको महल कहा जाता है। महल किसी भी मकबरे के आगे नहीं लगाया जाता। वो महल एक रेजिडेंस वाला प्लेस था, राजा मानसिंह का प्लेस था, जो कोटेड है एएसआई की साइट पे भी ऑलरेडी। और बहुत सारे बादशाह नामा जो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी है शाहजहां के, वहां पे ये बात मेंशन है, कोटेड है एकदम। तो जो उनकी कोर्ट क्रॉनिकल है अब्दुल हामिद लाहौरी ने जो लिखी है, उसमें ये बात लिखी है कि शाहजहां ने राजा मानसिंह के पैलेस को राजा जयसिंह से लिया और अपनी बेगम को दफनाने के लिए। तो बेगम को दफनाने के लिए एक महल को जब लिया तो उसको महल बहुत सुंदर लग रहा था। और कहने का मतलब यह है कि अगर महल सुंदर लग रहा था तो इतनी जमीन आपके पास थी, क्योंकि मुमताज को सबसे पहले मरने के टाइम पे बुरहानपुर में ही दफनाया गया था।
उनकी जो मृत्यु हुई थी वो बुरहानपुर में हुई थी, मध्य प्रदेश में, जो आगरा से 800 किलोमीटर की डिस्टेंस रखता है उस टाइम पे। और फिर वो महल को एक्वायर किया गया, चीजें की गई, फिर वहां की उनकी बॉडी को सोचो वहां से शिफ्ट करके वहां लाया गया ताजमहल आगरा। अच्छा। मतलब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मतलब अगर आपको सिंबल ऑफ लव बनाना है तो क्या आप बुरहानपुर में नहीं बना सकते? वो भी तो ताप्ती नदी के किनारे उनको दफनाया गया था। अगर आपको ताजमहल जैसा आर्किटेक्चर ही बनाना था तो वाई आपने 800 किलोमीटर दूर क्यों आए आप? तो वहां से बॉडी शिफ्ट हुई और ताजमहल में उसको दफनाया? ताजमहल में भी नहीं दफनाया तब। ताजमहल का एक आगे एक ग्राउंड है, वहां पर एक उनकी नकली टेम्परेरी कब्र बनाई गई थी पहले, क्योंकि उस टाइम पे इस पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, रेनोवेट कर रहे थे। देखिए 8 जनवरी, ये मैं एक्चुअली फिल्म में बहुत सारी मेरे फैक्ट्स है तो मैं बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि ये कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा डीप चली जाएगी और मैं नहीं चाहता मेरी फिल्म पूरी यहाँ रिवील हो जाए। ठीक है। तो ये तो फिल्म देख के ही पता चलेगा कि ये क्या उसमें ताजमहल का शाहजहां का क्या कंट्रीब्यूशन था और क्या आपका पक्ष है इसमें। ही रेनोवेट्स ओनली, उसने कुछ ये फाउंडेशन से नहीं बनाया, हमारी फिल्म यही कहती है। तो एक है ना, ऑन दैट रेनोवेशन वाला जो पैटर्न है, सो देयर इज दिस हाया सोफिया, इट्स अ कैथीड्रल कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क इन इस्तांबुल, टर्की। और ये स्पेन में भी इस तरह के चर्चेज हैं विच वर कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क। और 1453 ऐसा कुछ तो ईयर था जिसमें सुल्तान महमद जो था, ही अटैक्ड, जैसे इस्तांबुल वाज कॉन्स्टेंटिनोपल आई थिंक पहले, तो उसको कन्वर्ट करा था, इस्तांबुल बन गई थी वो। और उसमें हाया सोफिया है विच इज लाइक द बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर का एक आलिशान नमूना। बहुत अच्छा, आप गूगल कर सकते हो हाया सोफिया। तो ताजमहल की सिमिलरिटीज नजर आती हैं आपको? अब देखिए डेफिनेटली, अब उसमें भी आप देखिए ना, जो हाया सोफिया है उसमें भी बाद में 4 मीनारों को ऐड कर दिया गया, क्योंकि अच्छा। पहले वो चर्च था। हाँ। ठीक है, इट वाज अ चर्च, और 1568 एडी के आसपास वो कुछ बन चुका था, वो कैथेड्रल चर्च। हाँ। और बहुत 1000 साल पहले से एग्जिस्ट करता था वो। एग्जिस्ट करता था, और जब अटैक हुआ तो आई थिंक वो 13th सेंचुरी में अटैक हुआ, 1453 में। तो हाँ, तो 13th सेंचुरी के अराउंड अटैक किया गया और उसको बाद में कैप्चर कर लिया गया। अब चर्च में तो मीनारें थी नहीं, तो बाद में उसको एक मीनारों का भी एडिशन दे दिया गया। सेम ताजमहल के साथ भी हुआ, उसमें बाद में मीनारें ऐड की गई। अच्छा। हाँ, मीनारें पहले से नहीं थी, उसमें बाद में मीनारें ऐड की गई होंगी, मैं तो ऐसे एज्यूम करता हूँ, क्योंकि जब भी ये कोई चीज कैप्चर करते थे, उसको कन्वर्ट करते थे, तो उसमें कुछ एक अपने छाप छोड़ने के लिए कर देते थे रेनोवेट, कि हाँ ये कर दो। क्योंकि जो कुव्वत इस्लाम मॉस्क्यू है, कुव्वत इस्लाम मॉस्क्यू, तो 27 टेम्पल्स को तोड़कर, 27 टेम्पल्स को तोड़कर वो मॉस्क्यू बनाई गई थी। और उसमें भी टेम्पल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली टेम्पल्स के स्ट्रक्चर्स को ही, मतलब क्योंकि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी नहीं करते थे वो, शायद क्योंकि उनके पास कमी थी बहुत सारी चीजों की, तो पिलर्स इसके यूज कर लेते थे आदि। ये आर्किटेक्चर अच्छा लग रहा है तो हाँ ये भी यूज कर लो, बस थोड़ा सा इसको एडिशन कर दो, बस शेप अप करते तो एडिशन करते तो रेनोवेट करते थे वो लोग। तो हर बार रीमॉडलिंग, तो जब भी मॉस्क्यू इन्होंने बनाई है वो भी करीब सब कैप्चर है, मकबरे भी कैप्चर है। नहीं, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल। तो इतनी रेजिस्टेंस क्यों है? क्यों इंडियन गवर्नमेंट तब से सालों साल से ये हमें पढ़ा रहे हैं कि नहीं ये तो, और विकिपीडिया पे आप देख लो, विकिपीडिया पे ये है कि बाकी सब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब के सब मना कर चुके हैं इस बारे में। तो क्या इसका क्या होगा आगे? अब देखिए क्या है कि देखिए हम ये नहीं चाहते कि ताजमहल को खरोच भी आए। ठीक है, ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, बहुत अच्छा एडिफिस है, और हमारे ही लोगों ने बनाया है, तो डेफिनेटली अब गवर्नमेंट इस पे क्यों एक्शन नहीं ले रही? बिकॉज देखिए एक ये है, तो देखिए विवाद का मुद्दा, क्योंकि एक पक्ष जो है वो इसको बहुत ही अपने करीबी मानता है ना, और उनके सेंटिमेंट्स इससे हर्ट डेफिनेटली होंगे अगर इसको कुछ भी किया जाता है तो। और वो हम भी नहीं चाहते, क्योंकि इट्स अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, और हम जो हिंदू हैं बहुत लिबरल्स होते हैं बेसिकली, हिंदू बोल रहा हूँ। आई एम एज अ फिल्म मेकर, आई एम नॉट वेरी, मतलब लाइक कि मैं दोनों पक्षपात नहीं करता हूँ, आई एम नॉट अ बायस, मैं तो एकदम सेंट्रल विंग पे ही चलता हूँ। मैंने दोनों पक्षों को फिल्म में मजबूती के साथ भी रखा है। जितना मैं यहाँ आपसे उसकी बहस कर रहा हूँ, उतना ही बहस जो हमारे जाकिर हुसैन साहब है एक्टर, उन्होंने ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है ये बताने में जान लगाई है। अच्छा। बहुत ज्यादा अच्छे फैक्ट्स दिए हैं, बहुत ऐसे, मतलब एक ट्रेवलर हैं पीटर मंडी, है ना, JB टैवर्नियर, उनके हमने फैक्ट्स इसमें हम दिखाए हैं।
एबोकॉच की किताब है ताजमहल, उनके फैक्ट्स हमने इसके अंदर दिखाए हैं। प्रोफेसर आरनाथ के फैक्ट्स हमने इसमें दिखाए हैं, बेगले एंड देसाई उनके फैक्ट्स हमने इसमें दिखाए हैं। तो इट्स अ डॉक्यूमेंटेड थिंग, ये ऐसा नहीं कि हम आज ही इसको कहीं से उठा के लाए, ये पहले से ही सब कुछ है मार्केट में। अच्छा, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि विवाद का मुद्दा है, इसीलिए इस पे अभी तक कोई दूसरा पक्ष सामने नहीं आ पाया है, बट दैट ओपन्स द गेटवे टू ऑलमोस्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। जितने भी मुगल आर्किटेक्चर के मॉन्यूमेंट्स हैं, सब पे सवाल उठेगा, सब पे सवाल खड़ा होगा। अब देखिए कुतुब मीनार तो आप देखिए ना, वो तो साफ साफ के महमूद साहब है आर्कियोलॉजिस्ट, इज ए ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट के महमूद साहब, उन्होंने साफ साफ बोला है कि कुतुब मीनार में तो ऑलरेडी वो मंदिर था, पहले विष्णु मंदिर था, फिर जैन टेम्पल भी है वहां पे, तो आज भी वो पिलर्स खड़े ही हैं कुतुब मीनार में। नहीं, तो बेसिकली द थ्योरी जो है वो ये है कि था, ये डिनाई नहीं करते कि कुतुब मीनार में टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया और जो कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार की वो फ्रॉम स्क्रैच बनाई गई है। सेम चीज की होगा कुछ शाहजहां ने, पहले वहां पे धरती जमीन थी, पैलेस था, जो भी था, लेकिन जो पूरा मॉन्यूमेंट है वो शाहजहां ने खुद से बनाया है। इस पे डिबेट। अब डिबेट इस पे ये है कि क्योंकि ये डिबेट भी मैंने फिल्म के अंदर दिखाई है, जो आप सवाल कर रहे हैं यही सवाल एग्जैक्टली जाकिर हुसैन साहब, मेरे जो परेश रावल जी हैं जो केस लड़ते हैं अपना, उनसे ये सवाल करते हैं। अब ये सवाल की जो ये गुत्थी है ना, इसका मैं यही जवाब दे दूंगा तो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये ना, तो मूवी ये देखनी सवाल पड़ेगी। हम मूवी देखने के लिए प्लीज आप इस सवाल को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया, बट ये हमने फिल्म के अंदर दिया है इसका जवाब। बट ये बात तो मैं एग्री करता हूं कि इन अ फ्री सोसाइटी दे विदाउट फियर देयर शुड बी फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड क्वेश्चन। ये तो हर किसी बात को, मतलब एज अ फिल्म मेकर और एज अब आप देखिए ना, ये जो आगरा फोर्ट है जहां पर ये रहते थे, अकबर रहते थे, शाहजहां रहते थे, जहां से ताजमहल दिखाई देता आगरा का लाल किला, हाँ, वो 11वीं सेंचुरी में बादल सिंह का फ्लैट था। हाँ, ठीक है, वो बादल सिंह कोई राजा थे 11वीं सेंचुरी में, फिर लोधी डायनेस्टी आई, उन्होंने उसको कैप्चर किया, फिर देन ये अपना मुगल्स ने लोधी डायनेस्टी से जब फाइट की तो इन लोगों ने इसको कैप्चर किया। तो एक वो पहले से एक बादल सिंह का किला था, मतलब मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उन किंग का, लेकिन 11वीं सेंचुरी में किसी हिंदू राजा का ही वो महल था। अच्छा, अच्छा। तो बेसिकली एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था ये कि जो ओरिजिनल इस्लामिक, ऐसा तो नहीं है कि इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए गए हैं और बने या गए, राइट? मॉस्क बनी गई है, जामा मस्जिद है दिल्ली में, इतनी सारी मस्जिदें हैं इंडिया में। तो जो ओरिजिनल मॉन्यूमेंट होता है इस्लामिक, जिसका उद्देश्य होता है, जो प्री एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो प्री एग्जिस्ट नहीं करता उसका पूरा कॉम्प्लेक्स का ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन काबा की तरफ होता है, बिकॉज ईस्ट फेसिंग, या द एंटायर ईस्ट फेसिंग। हाँ, द एंटायर ओरिएंटेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स इज टुवर्ड्स काबा। ताजमहल के बारे में बोलते हैं कि ट्रू ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज ट्रू ईस्ट वेस्ट फेसिंग। इज दैट ट्रू? या मैंने भी इसके बारे में पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि एग्जैक्टली इसको किबला बोलते हैं, किबला। हाँ, मॉस्क को मतलब, क्योंकि जो वो है तो एक किबला होता है और मेहराब होता है इनके मॉस्क के अंदर, जो मक्का के फेसिंग में होता है मेहराब। हाँ, तो मैंने भी जब ये पढ़ा तो डेफिनेटली था कि वो इट वाज अ ड्यू टुवर्ड्स वेस्ट, उसमें लिखा हुआ था, है ना, जो टू आइडेंटिकल रेड स्टोन की बनी हुई बिल्डिंग है। और कहने का मतलब यह है कि आप ये देखिए कि वो जो बिल्डिंग जो बनी हुई आइडेंटिकल, एक गेस्ट हाउस है और एक को मॉस्क बना रखा है, तो मॉस्क मॉस्क जैसा क्यों नहीं है? वो सिमिट्री की वजह से, सिमिट्री बोला जाता है कि सिमिट्री के लिए, सिमिट्री मेंटेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स की। बट ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो वो दोनों गेस्ट हाउस ही थे, उस टाइम पे तो कुछ नहीं होता था, वहां पर आके ब्रिटिशर्स रुकते थे। मैं आपको बताऊं, जो रेड स्टोन की टू आइडेंटिकल बिल्डिंग है ताजमहल में, उस टाइम पे वहां पर गेस्ट हाउस भी थे, उनको एज अ वो गेस्ट की तरह ही यूज किया जाता था, ट्रीट किया जाता था। वहां पर कोई उस टाइम पे नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, या उस टाइम पे कुछ उसको एज अ मॉस्क की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है? इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है बुक में। ओके। और ये जो बात है कि इट इज नॉट ओरिएंटेड, द कॉम्प्लेक्स इज ट्रू ईस्ट वेस्ट, मतलब 1-2 डिग्री का भी इधर उधर फर्क नहीं है, वो काबा फेसिंग नहीं है, क्योंकि जबकि आगरा है वो 2 डिग्री ऐसा कुछ होता है कि वो अगर ओरिएंटेशन पूरे कॉम्प्लेक्स की काबा की तरफ होती तो वो ट्रू ईस्ट वेस्ट फेसिंग नहीं होता। ये आपकी बात में रिसर्च में आई, ये इस बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? अगर देखिए उनका एग्जैक्ट प्लान यही था कि हमको मॉस्क ही बनानी है वहां पर, तो टुवर्ड्स ये मक्का की तरफ ही बनाते, काबा की तरफ ही बनाते वो, है ना। लाइक
उसमें कैसे, जब ताजमहल आपने इतना सिमेट्री बनाया है, इतनी परफेक्शन, इतनी डिटेल है ताजमहल में, तो मॉस्क बनाते वक्त क्यों नहीं वो डिटेल, मतलब क्यों डिटेल वो गायब हो गई? दैट्स अ मतलब समझ रहे? क्वेश्चन। हाँ। इट्स अ क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है ये भी राइट, मतलब बहुत लोग करते हैं कि 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद, ताकि ऐसा महल मकबरा कोई बना ना पाए। तो इसका भी मैं रीजन मैं इसकी भी एक पीछे से आपको लॉजिक देता हूँ। ये भी कहावत झूठ है, ये भी अफवाह फैलाई गई थी जेबी टेवर्नियर द्वारा, जो फ्रेंच हीरो का व्यापारी था, उसने ये अफवाह फैलाई थी। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए, अफवाह फैलाई गई थी क्योंकि भाई अब वो एक तो देखिए ट्रैवलर था, अपनी कंट्री में जाता होगा तो बोलता होगा यार मैं तो शाहजहां के साथ बैठ के नाश्ता भी करके आया हूँ, खाना भी खा के आया हूँ, वहां पे एक बहुत बड़ा रानी के लिए महल भी बन रहा है। क्योंकि अगर ऐसा सच होता, 20,000 मजदूरों के हाथ काटे जाते, तो सबसे पहले तो ये प्यार की निशानी रही नहीं। ये तो एक तरह से भाई आपने 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए, एक तरह से तो गुनाह ही कर दिया आपने। एक मरे हुए के मकबरा बनाने के लिए आपने जीते जागते 20,000 लोगों के हाथ काट दिए, उनको अपाइज कर दिया, उनको मतलब आप समझिए ना, मतलब इट्स वेरी, मतलब बेवकूफ वाली बात है ये। और दूसरी चीज कहने का मतलब ये है कि अगर ताजमहल में कल को कोई क्रैक्स आती, दरार आती, और आपके जो स्पेशलिस्ट, आपके जो मजदूर थे आपके, तो आपने तो उनके हाथ काट दिए, तो आप किससे वो सही करवाते? ताजगंज में आज भी वो इलाका है, ताजमहल के सामने ताजगंज इलाका है, जहां पर उन लोगों के एंसेस्टर्स आज भी रहते हैं जिन्होंने ताजमहल में काम किया था। अच्छा। वो लोगों ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही कि हाँ हमारे तो जो वंशज थे उनके हाथ काट दिए गए थे। तो ये ताजमहल की मिथ है, माइथोलॉजी है। इट्स अ मिथ, हाँ इट्स अ टोटली मिथ। ओके। आप ये मिथ नहीं, एक और मिथ मैं आपको बताता हूँ। ताजमहल के जस्ट अपोजिट में है मेहताब बाग। अच्छा। वहां मेहताब बाग है, वहां कहते हैं कि शाहजहां एक काला ताजमहल बना रहा था, ब्लैक ताजमहल बना रहा हाँ हाँ, ये मैंने भी सुना है। था एक और अपने लिए, और हाँ बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाते हैं जिसको व्हाइट से और ब्लैक से कनेक्ट करते। हाँ। इस मिथ को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मतलब बेबुनियाद बताया है। क्योंकि वो जो बाउंड्री वहां मिली उनको, मतलब जो मेहताब बाग में जो बाउंड्री, जिनको कहा जाता था यहाँ पर काम शुरू हो गया है ताजमहल का, वो स्टार्ट कर दिया था स्ट्रक्चर से, तो जो बाउंड्रीज मिली, जो अंदर जो उनको मटेरियल मिले वहां पर, वो एक पूल के मटेरियल थे। वो किसी पुराने किला, कोई किला था वहां कोई पुराना, उसका अंदर पूल होगा कोई, माइट भी, है ना, मतलब वाटर पूल, वो उसके वो उनको सब्सटेंस मिले, उसके रिमेन्स मिले उनको वहां पर। तो वो कोई ओके। ब्लैक ताजमहल की थ्योरी वाला भी जो एंगल है, वो एकदम उन्होंने मतलब उसको डिनाइल कर दिया कि यहाँ पे शाहजहां ब्लैक ताजमहल नहीं बना रहा। ये रिमेन्स जो हैं, ये एक पुराने इसके हैं, वाटर पूल के। तो मेन फिर मुद्दे की बात पे आते हैं, फिर ये क्या शिव मंदिर था? देखिए देखिए देखिए, शिव मंदिर था। हम इस बात को बिल्कुल, मतलब फिल्म में भी हमने ये बात को नहीं जिक्र किया इस चीज का। मतलब ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि शिव मंदिर था, हम ये, हमारा मकसद ये साबित करना नहीं है कि मंदिर था। हमारा मकसद ये साबित करना है कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंडियन है, वो मुगल मुगल आर्किटेक्चर नहीं है। इसको जो बनाने के पीछे जो मेहनत लगी है, जो सोच लगी है, वो हमारे लोगों ने करी है। क्योंकि ऐसे मंदिर और महल नदियों किनारे, नदी किनारे, मतलब नदी किनारे बनाने, रिवर साइड बनाने की जो परंपरा चली आ रही थी, वो हमारी इंडियन परंपरा थी। वो लोग तो रेगिस्तान से आए थे, उनको कैसे पता है कि भाई रिवर साइड कैसे महल बनते हैं? नहीं, तो वो जो बोलते हैं कि वो पर्शियन आर्किटेक्ट था, और हाउ वर्कर्स हाउ इंडियन थे बट पर्शियन आर्किटेक्ट था। बट हाउ पर्शियन, वहां तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं है ऐसा। आप कोई भी मुझे एग्जांपल बताइए समरकंद का कि इंडिया में उससे आने से पहले 200 उन्होंने कोई साल पहले बनाया। हुमायूं टोम बना है। हुमायूं टोम बिल्कुल ताजमहल जैसा है। तो इंडिया में बनाया ना, वो समरकंद में नहीं बना। तैमूर तैमूर की बुक में लिखा है, मैं आपको बताऊं, तैमूर जब इंडिया आया पहली बार, उसने जब यहाँ पर आके नरसंहार किया, 1 लाख लोग, एक लाख से भी ज्यादा लोगों का दिल्ली में, उसने अपनी किताब, तैमूर उसकी ही अपनी किताब है, आई थिंक, मुझे नाम उसका मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ उनसे, अभी याद नहीं आ रहा है। उसी किताब में मैं कोट भी आपको करूंगा, उस किताब का नाम क्या था। उस किताब में लिखा है कि वो तैमूर यहाँ से जो कारीगर थे यहाँ के, उनको जंजीरों से बांध के समरकंद ले गया, जंजीरों से बांध के उन कारीगरों को। और वहां पर जाके अपने लिए उसने एक मकबरा बनवाया कि मैं जब मरूं तो मुझे यहाँ दफनाया जाए। ये तो आप बोल कोटेड रहे हो कि यहां से लोग लेके गए समरकंद, यहां से लोग लेके गए सेंट्रल एशिया, सेम या मॉन्यूमेंट, सेम या स्टाइल। तैमूर की किताब में ये बात कोटेड है कि हमने यहाँ से मतलब हिंदुस्तानी कारीगरों को हम लोग यहाँ से घसीटते हुए चैन में, जंजीरों में बांध के लेके गए, वहां उन्होंने हमारे लिए बनाया। ओके। तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? ताजमहल का क्या करना चाहिए? ताजमहल का कुछ नहीं करना चाहिए। ताजमहल की जो सच्चाई है, जो एक स्टोरी है,
उसको हर इंडियन को पता होनी चाहिए कि ताजमहल पहले एक इंडियन आर्किटेक्चर था, जिसको शाहजहां ने लिया, कन्वर्ट किया इनटू अ मेजोलियम, रेनोवेट किया अच्छे से उसको। एक मतलब इट्स नॉट अ सिंबल ऑफ लव। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया। नो, बट इसके ताजमहल ऊपर तो जितने भी गुंबद वाली स्ट्रक्चर्स इंडिया में, सब पे सवाल खड़ा होगा। सवाल लाजमी, अब बहुत सारे सवालों के घेरे में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आनी चाहिए, वो उनपे भी रिसर्च होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। बिकॉज कब तक हम ऐसे ब्लाइंड फेथ करके चलते रहेंगे? सवाल उठाने तो कोई ना कोई आता ही है ना, तो सवाल उठाना गलत क्या है? नहीं, बट सवाल उठा के फायदा कुछ क्योंकि क्या हो रहा है? मतलब सच की तरफ जा रहे हैं हम। सच की तरफ नहीं जा रहे। सच देखिए, सच क्या है ये क्या नहीं, वो तो किसी को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं कि हम लोग ना सवाल उठाना सीख जाएंगे, क्योंकि हम इंडियंस की यही प्रॉब्लम रही है ना, हमने कभी आवाज उठानी सीखी, क्योंकि हम 1000 साल तक इसलिए गुलाम बने रहे। हमने गद्दारी करनी सीखी, हमने यूनिटी नहीं सीखी, और अब सवाल उठाने में भी हम डरते हैं कि इससे होगा क्या। जब आपकी अगर कोई इतिहास है, अगर आपने आपके इतिहास को अगर कुछ छेड़छाड़ की गई है, और अगर आपको पता चले कि हाँ यार इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, तो सवाल तो उठाना लाजमी है ना। अगर आजादी के लिए भगत सिंह सवाल नहीं उठाते तो आज शायद हम आजाद नहीं होते, वो अपनी कुर्बानी ना देते। तो ऐसे भी लोग हैं, हाँ। और कुछ गांधी जी जैसे भी लोग हैं जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा परमो धर्मा बोला, और अरविंद पैक्ट पे साइन भी करके आए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की डेथ वारंट पे। चलो, ये बहुत लंबी, इस पे ना अगर महात्मा गांधी, मोहनदास गांधी के बारे में बात करने बैठ गए तो हम अलग टॉपिक हमारा चला जाएगा। चला जाएगा, डाइवर्ट हो हाँ, जाएगा। बट थैंक यू सो मच, विश यू वेरी वेल। मतलब होप ये मूवी एटलीस्ट लोग देखें, और या इस मूवी को प्रोपागेंडा फिल्म बोला जा रहा है, तो उस पे कुछ दो शब्द। देखिए, मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज पहले फिल्म को देखिए। फिल्म में कोई भी चीज आपको ऐसे बेसलेस नहीं लगेगी, या ऐसा नहीं लगेगा कि हमने वन साइडेड ही पक्ष लेके हम लोग चले हैं। हमने दोनों ही पक्षों को बहुत मजबूती के साथ दिखाया है, और मेरा सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर यह है कि ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। मेरी फिल्म के अंदर एक डायलॉग भी है जो परेश जी ने बोला है, ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान के इतिहास का है। हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो मिला जुला इतिहास है हम लोगों का, हिंदू मुसलमान का मिला जुला इतिहास है। तो ये मसला हिंदू मुसलमान का बिल्कुल नहीं है। इसको कोई भी आप वैसे राइट से मत देखिए, कम्युनल एंगल से मत देखिए इस चीज को। आप एक चीज पे बस डिबेट हो रही है, एक अच्छी डिबेट दिखाने की कोशिश की है। अब उस डिबेट से हम ये नहीं चाहते कि लोगों के की भावनाएं हर्ट हो या उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो। हमने एक डिबेट दिखाने की कोशिश की है, उससे आप एंटरटेन हो, थोड़ा आपको नॉलेज भी मिले, और खुद आप अपनी रिसर्च कीजिए और खुद अपनी राय बनाइए कि क्या है। बट ये तो एक पैंडोरास बॉक्स नहीं होता, वो खोल रहे हो आप, कि एक पैंडोरा का बॉक्स खोल दिया है कि भैया अब जो भी गुंबद वाली, हर कहीं पे भी आप जाओगे, जहां पे भी गोल गोल गुंबद नजर आएंगे, बोलेगे यार ये तो है ना इस्लामिक आर्किटेक्चर है ही नहीं, ये तो कन्वर्टेड बुद्धिस्ट टेम्पल है, या फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, इंडियन आर्किटेक्चर है। अब देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि ये बात तो साफ साफ, अगर उन्होंने कुछ बनाया बिल्कुल बेस से, तो वो डेफिनेटली वो भी एएसआई की उसमें आ ही जाएगा ना, नोटिस में, अगर उस पर रिसर्च करेंगे कि हाँ ये इन्होंने बनाया है। बट एएसआई अगर एएसआई तो बोल चुकी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एएसआई बोल चुकी है, डेफिनेटली एएसआई ने कहा है, एएसआई ने ये भी कहा है कि ताजमहल के नीचे के कमरों में भी कुछ नहीं है, वो भी कमरे बंद हैं। तो हमारा सवाल ये है कि उन कमरों को बंद क्यों किया गया? अगर बंद किया गया तो मतलब व्हाट वाज द सिक्योरिटी रीजन बिहाइंड इट, कि ऐसा क्या सिक्योरिटी रीजन है कि उनको बंद किया गया है ना? क्योंकि उन्होंने ये बोला था स्टेटमेंट कि वहां पर कुछ नहीं है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने इसको बंद कर दिया। तो बंद किया तो क्यों किया? और वो जब जो वॉल्स को आपने चिनवा दिया, उनको क्यों चिनवाया? उसके पीछे क्या है ऐसा? तो हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि एएसआई पोलिटिसाइज्ड है अभी तक की। एएसआई पॉलिटिसाइज नहीं है, एएसआई को कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट ही है। मैं डेफिनेटली एएसआई की इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एएसआई ने तो बहुत ऐसे ऐसे भी काम किए हैं कि जिन्होंने बहुत सारे, जैसे अपना राम सेतु का भी उन्होंने प्रमाण दिया, और अभी महाभारत के भी, किनौली गांव में महाभारत के भी उनको प्रमाण मिले हैं। एएसआई अपना काम बखूबी कर रही है। एएसआई के महमूद साहब का जो आर्कियोलॉजिस्ट है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, उनको मैं बहुत सुनता हूँ, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि शायद इसको गवर्नमेंट ही डरी हुई है कि अगर इस मुद्दे को छेड़ा जाएगा तो शायद उनका वोट बैंक चला जाए, या माइनॉरिटीज नाराज हो जाए, या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट नो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट दंगे हो जाएंगे। दंगे हो जाएंगे। बिकॉज देखो, मैं आपको बताता हूँ वीर, कि कार्बन डेटिंग करने में
सिंपल है कार्बन डेटिंग, एक बहुत सिंपल चीज है। सिंपल मतलब आपको पता चल जाता है थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग होती है, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि ये कब का डेटेड है, तो वो आप करने में कतरा रहे हो, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ये मुद्दा जो है कि बहुत ही ना सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि हमारे कुछ इंडियन लोग भी ऐसे ही हैं जो इस चीज को हवा नहीं देना चाहते। बहुत कुछ राइट और लेफ्ट विंग में बट गया है मेंटेलिटी में। तो मैं तो दोनों ही पक्षों के साथ मुझे छेड़ाखानी करने में अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अब इनके बीच में डिबेट हो। देखिए बहुत लोग तो सीए एनआरसी के अगेंस्ट थे, एनआरसी के अगेंस्ट में, कुछ लोग पक्ष में थे। तो ये डिबेट हमेशा चलती आई है। इंडिया यूनिटी दिखाता है जब क्रिकेट मैच होता है, डेफिनेटली। और एक फ्री सोसाइटी में डिबेट होना बहुत जरूरी है। डिबेट होना जरूरी है यार, डेफिनेटली। अब आप देखिए ना, अगर यहाँ पे कोई वैसा शरिया लॉ लागू हो जाए या कुछ भी, मतलब जो भी ब्लास्फेमी लॉ बोलते हैं, ब्लास्फेमी लॉ लागू हो जाए, हाँ, सोच देखिए ना कितना कंजर्वेटिव हो जाएगा। आप देखिए ना साउथ कोरिया में भी बोलते हैं ऐसा, कि नॉर्थ कोरिया में, सॉरी, किंग जोंग के यहाँ की बहुत ज्यादा एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, ओपन किसी को नहीं बोलने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही बोलता है ना कि आप अपने सवाल करो, बट उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप अपने सवाल कर रहे हो कि आप ये बोल रहे हो कि हाँ ये तो मुगल आर्किटेक्चर है, ये तो शाहजहां ने बनाया, तो सामने वाला ये भी सवाल कर सकता है नहीं बनाया तो सवाल है ये। दोनों है। अगर किताबों के आधार पर ये माना जा सकता है कि ये महल शाहजहां ने बनाया, तो कुछ किताबें ये भी कहती है कि नहीं बनाया, तो दोनों बातें डिबेटेबल है। ओके, ठीक है। तो सच्चाई देखने के लिए या फिर डिबेट, एक मूवी आपकी एक डिबेट है, तो उसको देखने के लिए थिएटर्स में आप जरूर जाइए। October 31st को रिलीज। विश यू ऑल द बेस्ट तुषार। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम एंड कमिंग ऑन द वायरल बीट शो, एंड thank you so much. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।